हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता खरबंदा और आप देख रहे हैं हिंदी की पाठशाला, जिसमें हम पढ़ेंगे शब्द के भेद। इससे पहले 2 वीडियो मैं शब्द के भेद के डाल चुकी हूँ, जिसमें हमने 2 भेद ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला होता है ऋण शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग ऋण शब्द। तो पहला है ऋण शब्द। ऋण शब्द जो होते हैं वो वास्तव में प्रत्यय रहित मूल शब्द हैं, मतलब इनमें प्रत्यय नहीं होता। ये शब्द कैसे होते हैं? स्वतंत्र रूप से होते हैं। और ऐसे शब्द जो किसी सामान्य अर्थ में प्रचलित हैं तथा जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऋण शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिन शब्दों के टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता और जो पर शब्द जो हैं वो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए चले आ रहे हैं, उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कोई शब्द है, अगर हमने उसको अलग अलग कर दिया, मतलब टुकड़ों में अलग अलग कर दिया, तो क्या होगा? उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और ऐसे जो शब्द होते हैं जिनका अलग अलग करने पर यानी कि खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, वो शब्द ऋण शब्द कहलाते हैं। कैसे? हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कि फूल है, घर, आंख, सेना, पानी, नल, जल, ये सारे उदाहरण ऋण शब्द के हैं। तो आज ये हम देखते हैं फूल। फू प्लस ला लिखा। क्या फू अकेले का कोई अर्थ होता है? नहीं। या ला अकेले का कोई अर्थ होता है? अब दोनों ही शब्द या वर्णों का जब अर्थ नहीं निकलता है तो वो क्या बनता है? वो ऋण शब्द होते हैं। लेकिन जब इनको जोड़ दिया फूल, तो फूल क्या बना? एक शब्द बना जिसका क्या होता है? कोई अर्थ होता है। हाँ, तो वो फूल शब्द बना जिसका शब्द है, अर्थ भी निकलता है, लेकिन तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। उसी प्रकार घर का घा प्लस रा, घर, ना प्लस ला, नल। क्या घा अकेले का कोई शब्द का अर्थ है? नहीं। रा का नहीं, इसी प्रकार ना का नहीं और ला का भी नहीं। तो जब ये अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इन शब्दों का, इन वर्णों का कोई भी अर्थ नहीं होता। लेकिन जब एक साथ होते हैं, ये ना और ला, नल एक शब्द होता है, तब यह ऋण शब्द कहलाते हैं। दूसरा होता है हमारा यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिनके खंडों का अर्थ होता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया कि 2 से अधिक शब्द भी होते हैं जिनका क्या हो जाता है? मेल होता है। और इनका जब अलग अलग होते हैं, मतलब जब इनमें खंड होता है, तो इन खंडों का अर्थ होता है, जिनमें अर्थ निकलता है, उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के जो रचना है उसकी दृष्टि से क्या होते हैं? 2 भेद होते हैं। 2 स्वतंत्र शब्दों से निर्मित शब्द, जैसे कि संयुक्त शब्द और समस्त शब्द, जो कि मैंने आपको समास में बताए हैं। अब मूल शब्द से प्रत्ययों से निर्मित शब्द, मतलब जो प्रत्यय होता है उससे निर्मित ये शब्द बनते हैं। अब यौगिक शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई? उपसर्ग से, प्रत्यय से, संधि, समा, इन सब के द्वारा भी होती है। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं, रसोई घर, ये क्या है? एक पूरा हमारा शब्द है रसोई घर, लेकिन जब हमने इनको तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, रसोई प्लस घर, यानी कि रसोई और घर को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया, मतलब इसका क्या कर दिया? हमने खंड कर दिया। तो रसोई का अर्थ होता है? हाँ होता है। घर का भी अर्थ होता है? हाँ होता है। मतलब ये दोनों शब्दों को जब हमने अलग अलग कर दिया तो भी इनके अर्थ निकलते हैं। तो ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। इसी प्रकार राजकुमार, राज प्लस कुमार, राज अलग कर दिया और कुमार अलग कर दिया, दोनों के अर्थ होते हैं। लेकिन ये जब दोनों को संयुक्त कर देते हैं, समस्त हो गए दोनों, तो भी इन अर्थ निकलता है तब भी इनका, तो ये यौगिक शब्द हुआ। इसी प्रकार परोपकार, पर प्लस उपकार। पर का मतलब पता है पंख होता है, उपकार किसी पे उपकार करना, कृपा करना, तो ये क्या है? समास है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। इसी प्रकार नरेश, नर प्लस ईश, जब नर प्लस ईश मिलके क्या बन गया? नरेश बन गया। ये क्या है? एक संधि है। अब सुपुत्र, सु प्लस पुत्र, क्या है? ये 2 अलग अलग शब्द थे, दोनों को जोड़ दिया तो सुपुत्र बन गया, और जब सु प्लस पुत्र किया तो अलग अलग हो गया। सु मतलब अच्छा, पुत्र बेटा। तो इस तरीके से दोनों के अर्थ निकल रहे हैं। तो ये उपसर्ग भी आ गए इसमें। तो यौगिक शब्दों में आपने देखा समास भी आया, संधि भी आई, उपसर्ग भी आए,
प्रत्यय भी आते हैं, सभी तरह के ये जो शब्दों की उत्पत्ति है वो इसके द्वारा हुई है। तो यहाँ पे यौगिक शब्दों इसके ये सारे क्या हैं, उदाहरण है। अब तीसरा आता है हमारा योग ऋण शब्द। अब जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों किंतु जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए ना होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, उन्हें हम योग ऋण शब्द कहते हैं। यहाँ क्या बता रहा है कि दो शब्द तो हैं, उससे मिलकर भी बन रहा है, लेकिन जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो वो क्या बताता, हमें कुछ अलग ही अर्थ बताता, विशेष अर्थ बताता है, उन्हें हम योग ऋण कहते हैं। आपने समास में बहुव्रीहि समास पढ़ा होगा, उसमें भी यही होता है कि दोनों जो होते हैं वो प्रधान नहीं होते, लेकिन कोई तीसरा ही जो बनता है शब्द वो प्रधान हो जाता है, मतलब कोई तीसरा अर्थ निकालता है। उसी प्रकार योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे कि इनका उदाहरण है पंकज, दशानन, पीतांबर, गजानन, विषधर आदि। लेकिन पंकज को कमल कहते हैं, दशानन को रावण, पीतांबर को कृष्ण, गजानन को गणेश और विषधर को शिव। कैसे, देखिए, जैसे कि लिखा पंकज, तो हमने इन दोनों को तोड़ दिया, पंक प्लस जा बना, मतलब पंक यानी कि जो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला होता है उसका अर्थ क्या कहलाता है, कमल। लेकिन आप कहेंगे कि कीचड़ में तो अनेक कीड़े मकोड़े भी उत्पन्न होते हैं, परंतु उन्हें हम पंकज नहीं बोलते ना, तो हम पंकज नहीं कहते। किसको कहते हैं पंकज, हम सिर्फ कमल को कहते हैं। तो इस प्रकार पंकज क्या हुआ, योग ऋण शब्द हुआ। जैसे कि हमारा दूसरा उदाहरण है दशानन। दशानन यानी कि जिसके क्या होते हैं, दश आनन है जिसके, अर्थात रावण। यहाँ पे क्या निकला, एक विशेष अर्थ निकला जो हमने बताया। इसी प्रकार गजानन का मतलब जिसके क्या हो, गज के समान आनन हो, वो क्या कहलाते हैं, गणेश भगवान कहलाते हैं, अर्थात निकला। विषधर कौन होते हैं, विषधर शिव जी होते हैं। विष को धारण करने वाले कौन है, शिव। तो ये सारे जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, उन्हीं कि क्या हुआ जिसमें एक विशेष अर्थ बताया जाता है, वो शब्द क्या कहलाते हैं, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। तो आपने इस चैनल को देखा, इस वीडियो को देखा, आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।